अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर 12 में से फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस एट रेस्ट की बात करेंगे। तो चार्जेस एट रेस्ट की बात करने के हवाले से हमें पहले चार्ज के बारे में जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चार्ज है ये क्या है? चार्ज बेसिकली किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बिल्ट इन है ये, मतलब ये कुदरती तौर पे इसके अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टी रखी गई है। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि चार्जेस जो हैं वो आपके पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब हमने किस तरह से किसी को पॉजिटिव, किस तरह से किसी को नेगेटिव कह दिया है, ये हमने जो है एक तरह की नेचर रखने वाले चार्जेस को हमने पॉजिटिव बोल दिया, किसी दूसरी तरह के उसके ऑपोजिट नेचर रखने वाले पार्टिकल को हमने नेगेटिव बोल दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि बेसिकली दो डिफरेंट टाइप की चार्जेस हैं, उनमें से एक को हमने पॉजिटिव और एक को हमने नेगेटिव किसी ख़ास प्रॉपर्टी के रिस्पेक्टिव बोल दिया। तो अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में किस तरह की फोर्स जो है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करते हैं। तो उसके बारे में हमें पता है कि दो तरह की फोर्सेस ये एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक होती है अट्रैक्टिव और दूसरी है रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में हम ये जानते हैं कि नेचुरली अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो नेगेटिव चार्ज हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चार्जेस के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन और रिपल्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम मैग्नेटिक फोर्स का सहारा लें, मैग्नेटिक फोर्स को अपने माइंड में रखें, तो इसको समझना भी हमें आसान होगा। जैसे आप जानते हैं कि जो मैग्नेट है, अपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का ही असूल है, सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान, चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन है, रिपल्शन की फोर्स है, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को सबसे पहले चार्ल्स कूलम ने 1784 में जो है वो डिस्क्राइब किया। तो आज हमने बेसिकली कूलम्स लॉ जो है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्क्राइब करता है, हमने उसके बारे में आज पढ़ना है। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट जो इसने डिफ़ाइन की है, या इसने अपने मुख्तलिफ तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए, उन सब की कंक्लूजन को मद्देनज़र रखते हुए उसने ये डिफ़ाइन किया कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of its distance between them। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जब हम चार्जेस की बात करेंगे तो डेफिनेट वो पॉइंट चार्जेस होंगे। तो जब हम इसकी डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो लिखते हैं तो मैथमेटिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स जो है दो चार्जेस जिनको हमने सपोज किया Q1 और Q2, जिनके दरमियान डिस्टेंस को हम स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स जो है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो है उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कम्बिनेशन के बाद जो रिलेशन आता है वो F = Q1 Q2 और r² आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है। तो उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम स्पेसिफिकली नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको कहते हैं कोलम्बिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस कोलम्बिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम K = 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको आगे हम एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने K की वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन करनी है तो उसके लिए मुझे इसकी वैल्यू भी यहाँ पे बतानी होगी। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोलते हैं। अब ये परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी हम बाद में भी पढ़ेंगे, इसको डिफाइन भी करेंगे। परमिटिविटी बेसिकली परमिशन है फोर्स की किसी भी मीडियम में से पास थ्रू करने के लिए।
फर्दर इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन नॉट और पाई की वैल्यू पुट करने के बाद के का जो रिजल्ट आएगा वो 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर अगर हम के को पुट आउट करें तो आपके पास फोर्स को आप एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं एक्सप्लिसिटली। तो अब हम इसके जो यूनिट हम जो कांस्टेंट देखा है इसकी डिपेंडेंस भी देखनी होगी। तो जब भी हम किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेट देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू सेम रहती है या फिर डिफरेंट कंडीशन में इसकी वैल्यू चेंज भी होती है। तो हाँ, यहाँ पे हम बताएंगे कि के जो है वो डिफरेंट कंडीशन में चेंज भी होगा, और वो कौन सी कंडीशंस होंगी, किन कंडीशंस को आप चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे हमारे पास दो इसकी डिपेंडेंस है, एक हमारे पास है मीडियम बिटवीन चार्ज और दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे हम पहले मीडियम बिटवीन द चार्जेस जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर एप्सिलॉन नॉट जो है उसको बताया कि ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे भी हम इसी को डिफाइन करें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, कि ये परमिटिविटी हम इसको क्यों बोल रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसको हम कहते हैं कि बेसिकली ये फोर्स जो है उसके गुजरने के लिए परमिशन है, जितना वो एरिया फोर्स को गुजरने के लिए परमिशन देता है वो हमें वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बताता है। अब ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने यूँ डिफाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि अगर दरमियान में वैक्यूम ना हो, कोई और चीज़ हो, फ्री स्पेस की बजाय कुछ और हो, तो फिर इस के की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम जो है वो और कुछ बताएंगे। एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, इसके साथ कुछ और कांस्टेंट भी आएगा। अब वो कौन सा कांस्टेंट होगा इसको भी हम नेक्स्ट कुछ मिनट के अंदर जो है वो देखेंगे, नेक्स्ट कुछ मिनट्स के अंदर। तो दूसरा हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम देख रहे हैं कि आपके पास की जो है उसकी वैल्यू आपके पास ऐसा यूनिट में ये है। लेकिन अगर हम जो है वो CGS सिस्टम यूज़ करें तो CGS सिस्टम में आपके पास फोर्स का यूनिट जो है वो है न्यूटन की बजाय डाइन्स। तो हम जानते हैं कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के जो है वो इक्वल है। डाइन्स के इक्वल है ये। तो यहाँ पे हमने देखना है कि के की वैल्यू डाइन्स में क्या वही रहेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब आप इसको डाइन्स में कन्वर्ट करेंगे तो के जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9×10⁴ डाइन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखा हमने यहाँ पे अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो अगर चेंज करें तो के की वैल्यू जो है वो भी वेरी कर जाएगी। और यहाँ पे हमने ये भी बताया कि अगर हम दरमियान में मीडियम जो है वो अगर चेंज कर दें तो तब भी इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर जाएगी। तो इस सारे को अगर हम एक दफ़ा फिर से कंक्लूड करें तो हम ये देख रहे हैं कि हमने कूलम्स लॉ डिफाइन किया। हमने देखा कि उसकी वैल्यू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकती है, उसकी वैल्यू जो है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पे, चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे और स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस के ऊपर। तो फिर हमने इस के की वैल्यू की डिपेंडेंस भी जो है वो चेकआउट की है कि किस तरह से के जो है वो भी वेरी करती है इन दो क्वांटिटीज़ की, इन दो प्रॉपर्टीज़ की वेरी करने से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम ये बताते हैं कि कूलम जो है ये जस्ट अट्रैक्टिव या जस्ट रिपल्सिव नहीं है। ये दोनों तरह की फोर्स है, म्यूचुअल भी है, म्यूचुअल है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। तो जब जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स माइंड में रखते हुए ऑब्जर्व करें, इसको समझें, तो हमारे लिए आसान होगा। लेकिन आपने चूँकि पहले मैट्रिक में ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिलेशन था वो भी कुछ इसी तरह से ही था, जिसमें आपने ये देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू आती है G, m1, m2 और r²। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं
कि दो मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उन दोनों मैसेज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलेशन, और मैसेज के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये जी जो है ये कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि ये वाली फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, अट्रैक्टिव, जबकि जो कोलम्बिक फोर्स है ये आपके पास रिपल्सिव भी है, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, ये दोनों तरह की फोर्स है। तो यहाँ पे हमने एक तो डिफरेंस ये भी देख लिया यहाँ पे कि जो हमारे पास कोलम्बिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है। हमने जो पहले बात की थी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी, तो उसके बारे में भी आपका क्या ख्याल होगा? मेरे ख्याल से ये कोलम्बिक फोर्स वाला ही ख्याल है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। जैसे हमने बताया था लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कोलम्बिक फोर्स की तरफ। तो कोलम्बिक फोर्स के बारे में हमने बताया कि म्यूचुअल फोर्स है। तो अब देखना ये है कि कौन सा चार्ज किसके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है। तो अगर हम इसके रिलेशन के ऊपर गौर करें, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, ये वेदर Q1 Q2 के ऊपर लगाए या Q2 Q1 के ऊपर लगाए। तो यहाँ पे हम चूँकि मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं तो फोर्स की मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि एक चार्ज चाहे उसकी मैग्नीट्यूड कम है और दूसरा चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है तो जितनी अट्रैक्शन Q1 Q2 के साथ एक्सर्ट कर रहा है उतनी अट्रैक्शन Q2 Q1 के साथ भी एक्सर्ट कर रहा होगा। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस की एक दूसरे को खींचने की, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की सेम होगी। तो यहाँ पे हम वापस देखते हैं कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो है ये अगर हम इसको वेक्टोरिकली ऑब्जर्व करें तो क्या होगी। तो वेक्टोरिकली अगर हम इस फोर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, आपके पास सपोज कर लें एक Q1 और एक Q2 चार्ज है। Q1 और Q2 ये दोनों सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव समझ लें। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि Q1 Q2 को रिपेल कर रहे हैं तो डेफिनेट यहाँ पे एक फोर्स होगी F21 होगी। इस फोर्स को F21 हम क्यों कह रहे हैं? तो F21 इसलिए कह रहे हैं, ये इंडिसेस हम जो F21 लगाए ये कि हमने तरतीब के साथ लिखने हैं। F21 हमें ये डिफाइन कर रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1। तो ये डेफिनेट इस तरफ इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये हमने फोर्स की डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर दी। सिमिलरली Q2 Q1 को भी रिपेल कर रहा होगा। इसकी वैल्यू हमने लिखी F12। F12 जो है इसको हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2, और ये डेफिनेट इसके जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अब हम इन दोनों फोर्सेस की वेक्टर फॉर्म जो यहाँ पे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं कि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे आपके पास कोई वेक्टर A था तो आप उसको यूँ लिखते थे, मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट वेक्टर लिखते। तो यहाँ पे भी हम जब फोर्स लिखेंगे तो फोर्स की मैग्नीट्यूड और साथ उसका जो है वो यूनिट वेक्टर लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर इस फोर्स का इसी डायरेक्शन में और इस फोर्स का भी इसी डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी यही थी। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यानी कि ये जस्ट उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेटा F21 हमारे पास फोर्स इक्वल होगी, ये उसकी मैग्नीट्यूड इतनी और ये साथ उसका यूनिट वेक्टर, और F12 ये उसकी मैग्नीट्यूड और ये साथ उसका यूनिट वेक्टर। तो हमने दोनों फोर्सेस को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में यानी कि वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखते हैं क्या ये दोनों फोर्सेस आपस में कोई रिलेशन रखती हैं। उसके लिए हमें इन दोनों यूनिट वेक्टर
को जो है ऑब्जर्व करना होगा। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों यूनिट वेक्टर, ये दोनों चार्जेस की डायग्राम जो हमने बनाई है, ये बेसिकली एक ही है। इसका मतलब है अगर R21 इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है तो R12 डेफिनेटली उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही होगी। दैट्स मीन कि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर कोई भी हो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे हम इन दोनों यूनिट वेक्टर को जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है हम यूँ लिख सकते हैं, R12 इज इक्वल टू माइनस R21 या फिर R21 इज इक्वल टू माइनस R12। यहाँ पे नेगेटिव साइन बेसिकली इनकी अपोजिट रिप्रेजेंटेशन को जो है वो बता रहा है। तो हम इन दोनों रिलेशन को किसी एक में पुट कर देंगे। सपोज मैं ये वाला रिलेशन यहाँ पुट करता हूँ तो R21 की जगह माइनस R12 आ जाएगा। तो आपके पास F21 फोर्स इसके इक्वल आ गई। माइनस को अगर मैं स्टार्ट पे लिख दूँ तो ये रिलेशन बन जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो इतना पोर्शन है ये बेसिकली F12 फोर्स होगी। इसका मतलब ये है कि F214 जो हम यहाँ से चले थे ये किसके इक्वल आ गई, F12 के, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये हमें क्या डिफाइन कर रही है, ये बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग है। ये हमें उसकी जस्टिफिकेशन दे रही है कि हाँ दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि हमें म्यूचुअल फोर्स की जस्टिफिकेशन मिली है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे कि ये जो आपके पास फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या ये मीडियम डिपेंडेंस है, और अगर मीडियम डिपेंडेंस है तो किस तरह से ये वेरी करती है। क्या ये मीडियम प्लेस करने से इस फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसके लिए हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि पहले जो हमने स्टार्ट में रिलेशन पढ़ा था उसमें हमने ये बताया था दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, दोनों के दरमियान वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस हो तो हमारे पास रिलेशन F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे बेटा हम देख रहे हैं इफ देयर इज अ मीडियम बिटवीन देम देन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट प्लेस कर देंगे जिसको हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये मीडियम डिपेंडेंस की वजह से है। मीडियम डिपेंडेंस क्या है, इसको हम किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं जिस तरह हम ये एक्सप्लेन करते थे पहले कि ये परमिशन है उस स्पेस की कि इलेक्ट्रिक लाइन इसमें से कितनी पास करें। अब यहाँ पे जब आप दरमियान में को मीडियम प्लेस कर देंगे तो डेफिनेट इलेक्ट्रिक लाइंस को यहाँ पे पास थ्रू करने में कुछ हर्डल होगी। हर्डल होने का मकसद ये है कि यहाँ पे फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। तो वो किस तरह से कम होगी, हम इक्वेशन से इसको जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। फिजिकली तो हमने इसको कुछ एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट प्लेस करते हैं वो डेफिनेट एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखेंगे, एप्सिलॉन और। एप्सिलॉन और जब आपने लिखा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्सिलॉन और के अलावा बाकी सारी जो वैल्यू है वो कौन सी है, फोर्स विदाउट मीडियम, और ये आपके पास एफ प्राइम क्या है, फोर्स विद मीडियम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर आपके पास एफ ओवर एप्सिलॉन आर आ जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन आर को हम यूँ लिख सकते हैं एफ ओवर एफ प्राइम। एफ ओवर एफ प्राइम मीन फोर्स विदाउट मीडियम ओवर फोर्स विद मीडियम। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मीडियम प्लेस करने से इसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। किस तरह से, उसके लिए हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि एप्सिलॉन आर इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी किसी भी मीडियम के लिए। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी हमने लिखना है और हमने इसकी इक्वेशन फ्री स्पेस की शक्ल में लिखनी है, तो फिर आप देखें अगर मैं इसको यूँ लिखूँ इसकी बजाय 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और लिख लेते हैं ओवर आर। तो हम फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू एप्सिलॉन और की 1 पुट करें। तो एप्सिलॉन और की जब वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वही इक्वेशन है जो आपने फ्री स्पेस की शक्ल में लिखी है। लेकिन अगर वैक्यूम ना हो, कोई और मीडियम हो, जैसा ग्लास है, माइका है, एयर है या कुछ और है, तो तब इसकी वैल्यू डेफिनेट ग्रेटर देन 1 हो। तो जब डेफिनेट ग्रेटर देन 1 हो तो फिर हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे, एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होने से। तो चूंकि एप्सिलॉन आर पहले एफ ओवर एफ प्राइम का रिलेशन था, तो यहाँ पे आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एफ प्राइम इज लेस देन एफ, यानी कि फोर्स विद मीडियम इज लेस देन फोर्स विदाउट मीडियम। तो हमने यहाँ पे ये देखा बेटा कि अगर आप दरमियान में कोई डायलैक्ट्रिक प्लेस करते हैं, डायलैक्ट्रिक हमने यहाँ पे क्यों बोला, ये भी हम आगे कैपेसिटर वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इस मीडियम को डायलैक्ट्रिक भी बोलेंगे। डायलैक्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं, उसके लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर का भी वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दरमियान में जब हम मीडियम प्लेस करेंगे तो तब इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी दोनों चार्जेस के दरमियान। अगर मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, तो तब इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम वापस चलते हैं, इसको ज़रा डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है, ये बेसिकली दो फोर्सेस के दरमियान रिलेशन है। तो जब दो सेम क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन हो तो इसका मतलब है इसका कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का है, वो हमने बताया भी है, वो क्या था, न्यूटन। एप्सिलॉन नॉट का न्यूटन पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हमने एप्सिलॉन नॉट का जो है यूनिट ऑलरेडी डिफाइन किया। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का चूंकि ये सेम क्वांटिटी की रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और इस चैप्टर के अंदर जो इस टॉपिक के रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास है 12.1 एग्जाम्पल और 12.1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें। थैंक यू।